चैप्टर 77-1 आखिरकार तमाम मुश्किलों और तूफानों को पार करके आदित्य और पंखुड़ी की शादी हो चुकी थी। अब उनकी सजी धजी कार रॉयल पैलेस की ओर बढ़ रही थी। कार के अंदर पंखुड़ी हल्के हल्के सिसक रही थी। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। आदित्य, जो उसके पास ही बैठा था, बिना कुछ कहे अपनी जेब से रेशमी रुमाल निकालता है और उसकी ओर बढ़ा देता है। पंखुड़ी पहले झिझकती है, फिर अपना नाजुक हाथ बढ़ाकर रुमाल थाम लेती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखों के आंसू पोंछती है। आदित्य बस उसे चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार वो मासूमियत और असुरक्षा साफ झलक रही थी। ऑनकमिंग का कार महल के भव्य दरवाजे पर आकर रुकती है। पंखुड़ी का दिल अब और भी जोरों से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया था। तभी आदित्य उसका हाथ थाम लेता है और ठंडी मगर सख्त आवाज में कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना। ये सुनकर पंखुड़ी की धड़कनें थोड़ी संभलती हैं। आदित्य पहले अपनी तरफ से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है। उसका रौबदार अंदाज और अकड़ हर किसी की नज़र खींच रही थी। फिर वो पंखुड़ी की तरफ घूमता है, दरवाज़ा खोलता है और हाथ आगे करता है। पंखुड़ी, जो घूंघट को और लंबा कर चुकी थी, धीरे धीरे अपना हाथ आदित्य के हाथ में रखती है और लहंगे को संभालते हुए बाहर निकलती है। वन बाहर का नज़ारा मानो किसी फिल्म से कम ना था। महल के बड़े गेट पर लाल कारपेट बिछा था। चारों ओर दिए जल रहे थे, जिनकी रोशनी में पूरा वातावरण सोने सा चमक रहा था। उत्तर प्रदेश के मशहूर कथक कलाकार ढोल नगाड़ों और शहनाई की धुन पर नाच रहे थे। जैसे ही पंखुड़ी ने पहला कदम रखा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। उसके हर कदम पर फूल बिछाए गए थे। ये दृश्य किसी राजकुमारी के स्वप्न जैसा था। आदित्य और पंखुड़ी दोनों हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे चौखट की ओर बढ़ते हैं। वहां पहले से ही गुलाबी देवी, दादी माँ, अपने शाही अंदाज में भारी भरकम साड़ी पहने खड़ी थीं। उम्र ढल चुकी थी, पर चेहरे की चमक और आंखों का तेज देखकर लगता था जैसे समय उनके सामने ठहर जाता हो। वो थाली लेकर बहू की आरती करती हैं और कहती हैं, अब से यह घर तुम्हारा है बेटा। इसके बाद एक कलश लाया जाता है, जिसमें चावल भरे हुए थे। दादी माँ पंखुड़ी से कहती हैं, इसे अपने दाहिने पैर से धीरे से गिराना, ताकि लक्ष्मी जी का वास इस घर में स्थायी हो। पंखुड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, अपना नाजुक पैर कलश से टकराती है और घर के अंदर पहला कदम रखती है। गुलाब तभी सामने एक विशाल पोस्टर दिखाई देता है, जिस पर फूलों से लिखा था, वेलकम होम माय लिटिल भाभी। उस पोस्टर में आदित्य और पंखुड़ी का खूबसूरत चित्र भी बना था। पंखुड़ी ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी पीछे से हिमांशु उछलते हुए आता है और कहता है, कैसा लगा भाभी? ये तोहफा आपके सबसे प्यारे देवर का है। पंखुड़ी शर्माते हुए सिर हिलाती है और हिमांशु मुस्कुराकर अपने अंदाज में हाथ जोड़ लेता है। अब दादी माँ फिर कहती हैं, बेटा, आज बहुत थकान हो चुकी है, बाकी रस्में कल होंगी। और आदित्य पंखुड़ी, तुम दोनों कल विंध्याचल माता के दर्शन करके ही अपने नए जीवन की शुरुआत करोगे। आज तुम दोनों अलग अलग कमरों में आराम करोगे। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच जाती हैं। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो एक पल भी पंखुड़ी से दूर रहने को तैयार नहीं था। जैसे ही वो कुछ बोलने ही वाला था, दादी माँ ने दृढ़ आवाज में कहा, ये रिवाज है आदित्य, इतने रीति रिवाज निभाए हैं तुमने, तो ये आखिरी रस्म भी निभा लो। आदित्य कुछ देर चुप खड़ा रहा। उसका जबड़ा भींचा हुआ था। फिर बिना कुछ कहे गुस्से में पलटता है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। पंखुड़ी बस वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में भी हल्की सी बेचैनी थी, मगर साथ ही मन में ये संतोष भी कि आदित्य की परवाह उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। हंस या चांद। और इस तरह आदित्य और पंखुड़ी की नई जिंदगी का पहला दिन रॉयल पैलेस में अपने अधूरे एहसासों और नई शुरुआत के इंतजार में बीतता है। आदित्य के गुस्से से कमरे का माहौल अचानक बदल गया था। पंखुड़ी पहली बार अपने पति को इतना नाराज देखकर थोड़ा सहम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी दादी माँ उसके पास आई, उसके कंधों पर हाथ रखा और नर्म आवाज में बोली, बेटा, घबराना मत। आदित्य का गुस्सा 2 पल का है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तुम थकी हुई हो, पूरी रात नींद भी नहीं ली और विदाई में इतना रोई भी हो। जाओ, अब आराम करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करवाती हूँ। दादी माँ के स्नेहिल शब्दों से पंखुड़ी के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उन्होंने इशारा किया और एक नौकरानी पंखुड़ी को उसके कमरे तक छोड़ने आई। गुलाब जैसे ही पंखुड़ी कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का नज़ारा मानो किसी राजमहल से कम नहीं था। ऊंची छतें, झूमर की सुनहरी रोशनी, नक्काशीदार दीवारें और बर्फीले नीले पर्दे, ये सब देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह उसका कमरा है।
उसने तो ऐसे कमरे सिर्फ टीवी सीरियल या फिल्मों में ही देखे थे। नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालकिन, अगर और कोई ज़रूरत हो तो आप बुला लीजिएगा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। पंखुड़ी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, घूंघट उतारा और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसने अपने भारी गहने एक एक कर उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे। शादी का जोड़ा अब भी उस पर शाही लग रहा था और उसके चेहरे पर थकान के बावजूद नई दुल्हन की चमक साफ झलक रही थी। आईने में अपनी ही झलक देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। पंखुड़ी घबरा गई, तुरंत घूंघट ओढ़ा और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाज़ा खोला। सामने वही नौकरानी थी जिसके हाथ में एक ट्रे और एक बैग था। वो बोली, मालकिन, ये खाना और ये बैग बड़ी मालकिन ने आपके लिए भेजा है। इतना कहकर वो ट्रे और बैग टेबल पर रखकर बाहर चली गई। पंखुड़ी ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और बैग को खोला। अंदर कुछ खूबसूरत कैजुअल नाइट ड्रेस रखी थीं। ये देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। भारी शादी के कपड़े उतारने का ख्याल भर से उसके चेहरे पर राहत दिखने लगी। वो कपड़े लेकर वॉशरूम गई और नहाकर ताज़ा होकर नाइट ड्रेस पहन ली। अब वो खुद को कहीं ज़्यादा हल्का और आरामदायक महसूस कर रही थी। जब वो बाहर आई तभी उसे पेट में भूख का एहसास हुआ। उसने खाने की ट्रे खोली। अंदर गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी, मिठाई और एक ठंडी ड्रिंक रखी थी। पंखुड़ी थकान और भूख से इतनी बेहाल थी कि बिना ज़्यादा सोचे समझे खाने में टूट पड़ी। हर कौर उसके दिल को सुकून दे रहा था। खाना खत्म होते ही उसे नींद ने घेर लिया। थकान इतनी ज़्यादा थी कि वो सीधे बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद होते ही उसके चेहरे पर हल्की सी शांति आ गई, जैसे कई दिनों की बेचैनी आज जाकर कम हुई हो। हंसिया चांद और इस तरह पंखुड़ी की शादी की पहली रात अपने कमरे में तन्हाई, नए एहसास और आने वाले कल की चिंता के साथ खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या अगली सुबह सच में उतनी ही शांत होगी जितना पंखुड़ी सोच रही है? या फिर आदित्य का अधूरा गुस्सा और महल की रस्में कुछ नया तूफान खड़ा कर देंगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए जुड़े रहिए क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के अगले अध्याय के साथ। चैप्टर 78 विंध्याचल दर्शन की तैयारी 1। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि पंखुड़ी का अपने ससुराल में ग्रैंड वेलकम हुआ था। गुलदस्ता अब आगे बढ़ते हैं। हंसिया चांद, पिछली रात का थकान भरा सफ़र, विदाई का दर्द और आदित्य की नाराज़गी सब झेलने के बाद भी पंखुड़ी ने अपने फ़ोन का अलार्म लगा दिया था। सुबह होते ही वो जल्दी उठ गई। उसने नहा धोकर पीली किनारी वाली रेशमी साड़ी पहनी और बालों में हल्की सी चोटी बनाकर गजरा लगाया। आईने में खुद को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज मेरा पहला दिन है इस घर में, सब अच्छा होना चाहिए, उसने मन ही मन कहा। वो अपने कमरे के कोने में बैठकर मोबाइल उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी, सब ठीक है, बस आज हम विंध्याचल दर्शन के लिए जाएंगे। उसकी मम्मी प्यार से जवाब देती हैं। बेटा, याद है न मैंने तुझे काला धागा पहनाया था? उसे कल वहां जाकर माँ विंध्यावासिनी के चरणों में स्पर्श करवाना, फिर वो तेरे और तेरे रिश्ते को हर बुरी नज़र से बचाएगा। पंखुड़ी मुस्कुराकर हामी भर देती है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, घर की यादें अब भी ताज़ा थीं। सूर्यास्त उधर सीन बदलता है आदित्य पर। वो अपने पर्सनल जिम में था। रात भर बेचैन रहने के बाद भी उसने खुद को रोक रखा था कि पंखुड़ी के पास न जाए। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए उसका दमकता हुआ चेहरा और सिक्स पैक बॉडी पसीने से चमक रही थी। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ एक बॉक्सर और गले में बंधा छोटा तौलिया, जिस वो बार बार पसीना पोंछ रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग लग रही थी कि अगर उस वक्त कोई लड़की देख लेती तो वहीं बेहोश हो जाती। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आया। उसने ट्रेडमिल बंद किया, तौलिया से चेहरा पोंछा और गंभीर बातचीत करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गया। चेरी ब्लॉसम इधर पंखुड़ी धीरे धीरे अपने रूम से निकलकर मंदिर की ओर चल पड़ी। घूंघट हल्का सा उसके चेहरे पर ढका हुआ था। उसके कदमों में एक संकोच था, लेकिन दिल में भक्ति और सच्चाई की चमक साफ झलक रही थी। दादी माँ पहले से ही मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही थीं। जैसे ही पंखुड़ी ने उनके चरण छुए, दादी माँ की आंखों में प्यार छलक उठा। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो, पंखुड़ी बोली। दादी माँ, आप इतनी सुबह मंदिर में आ गई? दादी माँ हंसते हुए बोली। बेटा, मैं तो रोज इतनी जल्दी उठती हूँ, पूजा पाठ तो मेरी आदत है, और अब तुम आ गई हो तो और मन लगने लगा है। फिर दादी माँ ने पंखुड़ी को आरती करने को कहा। आज की आरती तुम करो बेटा, अपने मन से कान्हा जी को याद करो। पंखुड़ी ने थाली उठाई, आंखें बंद की और धीरे धीरे मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी पवित्र और मधुर थी कि पूरा मंदिर मानो गूंज उठा। दियों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी भक्ति से वातावरण और भी दिव्य हो गया था। हबिस्कस उसी समय आदित्य अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने शर्ट पैंट पहन ली थी, घड़ी बांध रहा था, पर तभी उसके कानों में वो मधुर आवाज़ पड़ी।
वो चौंक गया। ये आवाज़ पंखुड़ी की है। आवाज़ इतनी मीठी थी कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उसके चेहरे पर वही अकड़ थी, लेकिन दिल के अंदर वह आवाज़ सीधे उतर रही थी। धीरे धीरे पूरा परिवार भी मंदिर की तरफ आ गया, यहाँ तक कि हिमांशु, जो देर तक सोता था, वह भी अपनी भाभी की आवाज़ सुनकर जाग गया और देखने चला आया। पंखुड़ी अभी भी आंखें बंद किए पूरी तन्मयता से गा रही थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि पूरा परिवार पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा है। उसकी मासूम भक्ति ने सबका दिल जीत लिया था। जब उसने आंखें खोलीं और दियों की रोशनी में परिवार को देखा, तो उसके चेहरे पर एक हल्की लाज छा गई, मगर उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी और हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सिर्फ पंखुड़ी को देख रहा था। पंखुड़ी कुछ ऐसा गा रही थी। राधे के प्यारे, नंद के दुलारे, श्याम सुंदर मोहन मन हरे रे, मुरली की धुनिया मधुर रस बरसाए, गोपी जन नाचे हरि नाम गुन गाए। चेरी ब्लॉसम पंखुड़ी की मधुर भक्ति ने पूरे घर का माहौल बदल दिया था। जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा कि पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा है। थोड़ी देर के लिए वह घबरा गई, मगर फिर अपने आप को संभालते हुए आरती की थाली लेकर धीरे धीरे सबको आरती दी। सबसे पहले उसने दादी माँ दादाजी को आरती दी, फिर बारी बारी सबको। जब वो परास जी, आदित्य के पापा, के पास पहुंची, तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा सुहागन रहो बेटी, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे गले में इतनी मधुर सरस्वती बसी है, कितना मीठा गाती हो। ये सुनकर पंखुड़ी थोड़ी शर्मा गई और हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। ओपन माउथ स्माइल। तभी हिमांशु शरारत करते हुए बोला, भाभी, मुझे भी प्रसाद दो ना। लेकिन दादी माँ तुरंत झिड़क कर बोली, शरारती कहीं का, सबसे पहले बड़ों को प्रसाद मिलेगा। हिमांशु मुंह बनाकर वहां से चला गया और सब हंस पड़े। अब पंखुड़ी धीरे धीरे आदित्य के पास पहुंची। उसने आरती की थाली उसकी ओर बढ़ाई। आदित्य ने उस समय उसे ऐसे देखा जैसे उसकी नजरों में कोई अजनबी हो, गंभीर पर गहराई भरा। पंखुड़ी ने हल्की शर्म में अपनी पलकें झुका ली और थाली के दीपक को उसके माथे के ऊपर घुमाकर आरती दी। जैसे ही वो आदित्य के चरण छूने के लिए झुकी, आदित्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पंखुड़ी सकपका गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आदित्य वहां से जाने ही वाला था कि दादी माँ की आवाज ने उसे रोक दिया। रुको आदित्य, अभी तो रस्में पूरी होनी हैं। और हाँ, आज का नाश्ता पंखुड़ी ही बनाएगी। आदित्य ने चुपचाप हामी भरी और रुक गया। जश्न। दादी माँ एक बड़ी सी थाली लेकर आईं। उसमें दूध, पान, सुपारी और बीच में एक चमकती अंगूठी डाल दी। चलो बच्चों, अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी। 3 बार जो जीतेगा, उसी की चलेगी शादीशुदा जिंदगी में। इतना सुनते ही हिमांशु भागते भागते आया। वो तैयार होकर चिल्लाया, अरे मेरे बिना रस्म शुरू कर दी, ये तो मेरा फेवरेट है। उसकी नौटंकी पर सब मुस्कुराने लगे। दादी माँ ने कहा, पंखुड़ी बेटा, तुम एक तरफ बैठो और आदित्य तुम दूसरी तरफ। दोनों आमने सामने बैठ गए। जैसे ही इशारा मिला, दोनों ने अपने हाथ दूध से भरे बर्तन में डाल दिए। अंगूठी पहली बार में ही अंगूठी आदित्य के हाथ के ठीक नीचे थी। पंखुड़ी टटोलते टटोलते उसके पास पहुंची। तभी आदित्य ने शरारत से उसका हाथ पानी के अंदर कसकर पकड़ लिया। पंखुड़ी चौंक गई। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। पंखुड़ी ने मन ही मन सोचा, पर आदित्य ने जिद्दी अंदाज में उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हिमांशु ध्यान से देख रहा था। अचानक वह चिल्लाया, अरे भैया, ये चीटिंग कर रहे हो। भाभी का हाथ छोड़ो। सब हंस पड़े और आदित्य ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। पंखुड़ी शर्म से पानी में ही अपना चेहरा छुपाने लगी। पहला राउंड आदित्य जीत गया। दूसरा और तीसरा राउंड भी उसने जीत लिया। दादी माँ मुस्कुराकर बोली, लगता है रिश्ते में आदित्य ही डोमिनेंट रहेंगे। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कराई, मगर मन ही मन थोड़ा खिन्न हुई। छुरी और कांटा रस्में पूरी होते ही दादी माँ ने कहा, अब पंखुड़ी, आज का नाश्ता तुम बनाओगी, देखेगी ससुराल का स्वाद। पंखुड़ी ने आदर से कहा, जी दादी माँ, पूरा नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। और वो तुरंत किचन में चली गई। करीब 2 घंटे बाद पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल गई। पंखुड़ी ने परोसने के लिए थाली में पूरी, काबुली चना की सब्जी, पालक पनीर, वेज रायता और मिठाई में गाजर का हलवा सब तैयार कर दिया।
नौकर ने सबको खबर दी और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आ गया। बूढ़ी औरत सबसे पहले दादी दादाजी को परोसा गया। फिर आदित्य की बारी आई। पंखुड़ी ने उसकी थाली में 4 पूरी, थोड़ी सब्जी और गाजर का हलवा परोस दिया। उसके बाद वो चुपचाप पीछे खड़ी हो गई। दादी माँ ने डांट कर कहा, खड़ी क्यों हो बेटी, जाकर आदित्य के बगल में बैठो। वह धीरे से जाकर आदित्य के पास बैठ गई। सब खाने लगे। खाना इतना लजीज था कि हर कोई तारीफों के पुल बांध रहा था। हिमांशु तो बार बार कहे जा रहा था, वाह भाभी, मजा आ गया, आप तो मास्टर शेफ हो। पर जिस तारीफ का इंतजार पंखुड़ी को था, वो आदित्य के मुंह से एक बार भी नहीं निकला। वो बस चुपचाप खाता रहा। पंखुड़ी ने कई बार चुपके से उसकी ओर देखा, उम्मीद की शायद कुछ कहेगा, लेकिन आदित्य खामोश रहा। उसके मन में हल्की निराशा छा गई। खाना खत्म होने के बाद दादी माँ ने पंखुड़ी को पुश्तैनी गहने दिए। दादाजी ने एक सुंदर कमरबंद भेंट किया। आदित्य की मम्मी पापा ने भी कुछ गिफ्ट्स दिए। हिमांशु की बारी आई तो उसने शरारत में एक लिफाफा दिया और बोला, भाभी भैया, मैंने आपका हनीमून पैकेज बुक कर दिया है, वो भी स्विट्जरलैंड का। जाए और मज़े से टाइम बिताए, और हाँ, मुझे मामा बना दीजिए जल्दी। इतना सुनते ही पूरा घर हंसने लगा। पंखुड़ी शर्मा कर हिमांशु के कान पकड़ते हुए बोली, अब ऐसी शरारतें मत करना। हिमांशु हंसते हुए, सॉरी भाभी। तभी दादी माँ ने आदित्य को टोका, और तुमने अपनी पत्नी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया? आदित्य ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे नहीं पता था, बाद में दे दूंगा। उसने खड़े होकर पंखुड़ी को हल्की नज़र से देखा और बोला, मैं शाम 5 बजे तक आऊँगा, तुम तैयार रहना, हमें मंदिर जाना है। फिलहाल मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना है। इतना कहकर आदित्य चला गया। पंखुड़ी वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में फिर वही कसक थी, आखिर वो मेरी तारीफ क्यों नहीं करता? क्या मैं उसके दिल में कभी जगह बना पाऊंगी? उसने एक लंबी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 78 का भाग 2। क्या मंदिर की इस यात्रा में आदित्य और पंखुड़ी के रिश्ते में नज़दीकियां आएंगी, या फिर आदित्य की चुप्पी और गुस्सा उनके बीच और दूरियां बढ़ा देगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा जानने के लिए जुड़े रहिए क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल के अगले रोमांचक अध्याय के साथ। चैप्टर 79। सुबह का सुकून धीरे धीरे महल में बिखरा हुआ था। पंखुड़ी ने रात भर की थकान को ठोकर मारकर जल्दी उठकर सबके लिए ताजगी से भरा नाश्ता तैयार किया। प्यार और सब्र के साथ वह हर डिश संभाल रही थी। दादी दादाजी ने, पापा मम्मी ने, घर के सारे लोग बड़े प्यार से खाना खाया और सबने पंखुड़ी की तारीफ भी की, मगर एक तारीफ जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, वो गूंजकर कहीं नहीं आई। आदित्य ने जैसे तैसे मुस्कुराकर सिर हिला दिया और फिर अपना काम समझकर निकल गया। तेज तर्रार, व्यस्त, और वही उसका ठंडा अंदाज। पंखुड़ी ने कुछ नक्शे और भावनाओं को संभालते हुए अपनी छोटी सी पैकिंग शुरू की, क्योंकि वे शाम तक विंध्याचल दर्शन करके अगले दिन तक लौट आएंगे। उसने बस 2 जोड़े कपड़े रखे, अपने पर्सनल सामान में ज़रूरी चीज़ें, और खामोशी से आदित्य के लिए भी 2 जोड़े कपड़े रख दिए। शायद उसका दिल ये चाहता था कि कहीं न कहीं वो उसके साथ रहे। कॉल की, पर आदित्य फ़ोन नहीं उठाता। पंखुड़ी ने उसे परेशान नहीं किया। सोचा कोई काम होगा। शाम के 5 बजे पर जब सब तैयार थे और विदाई का पल नज़दीक आ गया था, तो घर का माहौल भावुक हो चला। आदित्य ने पंखुड़ी का बैग थामा, उसका हाथ पकड़ा और दादी माँ के आशीर्वाद लेकर दोनों कार में बैठ गए। सन्नाटा था। ड्राइव पर दोनों खामोश रहे। पंखुड़ी थोड़ी गुनगुनाई, थोड़ी मुस्कुराई, पर फिर थकान ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह गहरी नींद में सो गई। जब अचानक कार में हल्का झटका लगा तो पंखुड़ी ने आंख खोली। घंटे बीत चुके थे। रास्ते पर 3-4 घंटे का सफ़र गुजर चुका था। आदित्य ने ड्राइविंग धीमी की और बोला, अब तक हमें 4-5 घंटे और लगेंगे। पंखुड़ी ने कहा, मुझे थोड़ा भूख लगा है। फिर आदित्य ने कहा, चलो थोड़ी देर रुककर ढाबे पर कुछ खा लेते हैं। पंखुड़ी ने सहमति दे दी। ढाबे का सादा सुहावना माहौल, गरम तवा पर ताजे पराठों की खुशबू, सब कुछ दहलीज पर था। आदित्य ने पंखुड़ी के हाथ थामकर उसे चारपाई पर बैठाया और उनके सामने एक छोटी सी सरसी चौकी लगा दी। पराठे, आलू की सब्जी, हरी चटनी, सब आ गया। पर पंखुड़ी को लगा कि यह सब केवल उसके लिए है। आदित्य के लिए अलग प्लेट नहीं आई। तुम नहीं खाओगे? उसने मांझे से पूछा। आदित्य ने कहा, नहीं, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। पंखुड़ी ने हिचकिचाते हुए अपना पराठा काटकर उसे खिलाया। आदित्य ने थोड़ा खाया, फिर फ़ोन निकालकर काम में लग गया। पंखुड़ी ने अपने आप में ये सब सहा और भावनाओं को निगलते हुए खाना पूरा किया। जब बिल आया, आदित्य ने चुपचाप पेमेंट किया और दोनों फिर कार पर बैठे। सफ़र में धीरे धीरे शाम का रंग उतर आया। कार विंध्याचल की पहाड़ियों की ओर बढ़ी। रास्ते के हर मोड़ पर वातावरण और भी शांत होता गया। वहां पहुंचने पर वे नीचे उतरकर गंगा तट की ओर चले।
पानी का रंग सांझ के सुनहरे प्रकाश में अलग ही पवित्र दिख रहा था। ठंडी हवा ने शरीर से थकान झटक दी, पर नदी का पानी ठंडा तीखा सबको सचेत कर रहा था। पंखुड़ी थोड़ी घबरा गई, पर आदित्य का हाथ उसके हाथ के चारों उंगलियों में मजबूती से था। वो उसका सहारा बना रहा था। वे 7 बार गंगा में डुबकी लेकर पवित्रता का आभास लेने लगे। हर डुबकी के साथ किसी पुराने डर का भाव हल्का होता गया। नहाकर वे अलग अलग चेंजिंग रूमों में गए। पंखुड़ी ने हल्के रंग की साड़ी ओढ़ी। आदित्य ने लाल कुर्ता पहन लिया। दोनों हाथों में फूल और छोटे छोटे दिए लिए हुए थे। धीरे धीरे वे गंगा में छोटे छोटे दीप और पुष्प बहाने गए। हर दीप उनके नए जीवन की एक छोटी कामना बनकर बहता चला गया। पंखुड़ी ने मन ही मन कहा, गंगा मैया, मेरी मन की शुद्धि को स्वीकार कीजिए। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मेरे पति की रक्षा कीजिए। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक शांत उम्मीद भी थी। पंडितों ने उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद दिए। सदैव सुखी रहो, एक दूसरे का मान रखो। शब्दों में हमेशा की तरह स्नेह था। वहां कुछ प्रसाद और हल्का सा स्नैक मिला। पंखुड़ी के लिए ये सब एक अलग तरह का आनंद था। उसने अपने हाथ से दिया जलाया, फूल गले में डाले और आदित्य की ओर एक बार देखा। आदित्य कहीं दूर खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ गंभीर था, पर चेहरे पर संतोष का भाव भी था। पंखुड़ी ने महसूस किया कि उनके बीच आदित्य और पंखुड़ी की यात्रा, मंदिर की ओर प्रस्थान। आदित्य और पंखुड़ी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। यह मंदिर देवी माता को समर्पित था और इसका वातावरण अत्यंत पवित्र तथा प्राचीन आभा से भरा हुआ था। मंदिर का वास्तुशिल्प अत्यंत सुंदर था, जो दूर से ही भक्ति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न करता था। दोनों अपने हाथों में लिए गए चढ़ावे, फल, फूल और प्रसाद लेकर मंदिर पहुंचते हैं। वहां उपस्थित पंडित जी उन्हें विधिपूर्वक स्वीकार करते हैं। सबसे पहले पंडित जी उन चढ़ावों को देवी माता के चरणों में अर्पित करते हैं। फिर पूजन विधि पूर्ण करने के उपरांत उन्हें वापस लौटा देते हैं। प्रार्थना का क्षण। चढ़ावा अर्पित करने के पश्चात पंखुड़ी देवी माता के सम्मुख श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। उसके चेहरे पर गहन भक्ति और आत्मिक शांति झलकती है। आदित्य भी उसी प्रकार माता की महिमा का स्मरण करते हुए प्रार्थना करता है। दोनों के हृदय में इस विश्वास का भाव प्रबल हो उठता है कि देवी माता की शक्ति अपरिमित है और उनकी महिमा अनंत है। विंध्याचल का महत्व। विंध्याचल एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर और प्रयागराज से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगरी देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है, जिन्हें तत्काल फल देने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। विंध्यवासिनी देवी का यह पवित्र मंदिर मिर्जापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि देवी विंध्यवासिनी सर्वश्रेष्ठ और तात्कालिक शक्ति हैं, जिनकी कृपा से भक्त की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। यात्रा के उपरांत पूजन और दर्शन पूर्ण करने के बाद आदित्य और पंखुड़ी थोड़ी देर वहीं रुककर हल्का फुल्का नाश्ता और पानी ग्रहण करते हैं। वातावरण में एक अनोखी शांति और पवित्रता थी, जिसने पंखुड़ी के मन को गहराई से स्पर्श किया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसकी आत्मा देवी के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो रही हो। पंखुड़ी आदित्य की ओर देखती है और उसकी आंखों में सहमति और संतोष झलकता है। आदित्य कहता है, चलो अब हमें घर लौटना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। दोनों मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते हैं और राय पैलेस की ओर प्रस्थान करते हैं। वातावरण में घनघोर शांति, हल्की घंटियों की झंकार और मन में एक अलौकिक संतोष के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। ये यात्रा केवल एक धार्मिक स्थल का भ्रमण नहीं थी, बल्कि आदित्य और पंखुड़ी के लिए आत्मिक अनुभव और मानसिक शांति का स्रोत भी थी। विंध्याचल की यह पवित्र भूमि, देवी विंध्यवासिनी के मंदिर की भव्यता और वहां की आध्यात्मिक आभा ने उनके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आदित्य पंखुड़ी का सफर कैसा जाएगा, आगे जाने के लिए आप कहानी के साथ जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट अ गर्ल के साथ। चैप्टर 80। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने पढ़ा कि आदित्य और पंखुड़ी ने विंध्याचल में माता रानी का दर्शन बड़े भक्ति भाव से किया और अब दोनों घर लौटने की यात्रा पर निकल पड़े। रॉयल पैलेस की ओर लौटते समय कार में हल्की हल्की खामोशी छाई हुई थी। पंखुड़ी खिड़की के बाहर देखते हुए हंसते हुए बोली, तुम बहुत बोरिंग हो, सफर में बिल्कुल बात नहीं करते। मैं तो चुप रह ही नहीं सकती, वरना नींद आ जाती है। आदित्य ने तिरछी मुस्कान दी और बड़े सीधे अंदाज में कहा, मुझे बातें करना कभी पसंद नहीं रहा। पंखुड़ी ने हल्की झुंझलाहट से मन ही मन सोचा, अकड़ू कुमार का कुछ नहीं हो सकता। यात्रा का आधा रास्ता ही हुआ था कि अचानक कार में जोर का झटका लगा। नींद में झूल रही पंखुड़ी का सिर सीधे डैशबोर्ड से टकराने वाला था कि तभी आदित्य ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसका सिर थाम लिया। टक्कर टल गई, मगर उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। आदित्य तुरंत कार रोककर बाहर निकला, इंजन खोला
चेक किया, पर कार बिल्कुल ठप हो चुकी थी। और तो और नेटवर्क भी गायब। हालात गंभीर थे क्योंकि वह अकेला नहीं था, उसकी पत्नी उसके साथ थी, जो अब उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। पंखुड़ी ने सहमे स्वर में कहा, ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है और लग रहा है बारिश भी होने वाली है। सचमुच। कुछ ही देर में हवाएं तेज हो गईं, बादल गरजने लगे और पहली ही बूंद के साथ दोनों भीग गए। आदित्य ने उसकी ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसने पंखुड़ी के माथे पर एक कोमल सा चुंबन रखा और उसका हाथ थाम लिया। दोनों कच्चे रास्तों से गांव की ओर बढ़ने लगे। लगभग 1 घंटा पैदल चलने के बाद पंखुड़ी थककर चूर हो गई। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, सांसें भारी होने लगीं। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश बरस पड़ी। पंखुड़ी की हल्की सी साड़ी भीगकर उसके जिस्म से चिपक गई थी। ठंड ने उसे और कमजोर कर दिया और वो जोर से कांपने लगी। आदित्य ने तुरंत अपना जैकेट उतारा और उसके कंधों पर डालते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसे कसकर ओढ़ लो। कुछ ही दूरी पर आदित्य को मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने बिना समय गंवाए पंखुड़ी को अपनी बाहों में उठा लिया और तेज बारिश में चलने लगा। थकान और रास्ते की मुश्किलें बावजूद 10 मिनट बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही एक पंडित जी ने उन्हें देखा। चौंक कर बोले, बेटा, इस बेटी को बाहों में क्यों उठाया है? आदित्य ने विनम्रता से जवाब दिया, पंडित जी, हम विंध्याचल दर्शन से लौट रहे थे। रास्ते में कार खराब हो गई और मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। बारिश इतनी तेज है कि कहीं और रुकना संभव नहीं था, इसलिए आपकी आवाज़ सुनकर हम यहाँ आ गए। पंडित जी ने दयाभरी नज़र से दोनों को देखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, मंदिर के पास मेरी कुटिया है, वहाँ आ जाओ, आज की रात वहीं रह सकते हो। पंडित जी उन्हें अपनी कुटिया में ले आए। दरवाज़ा खुलते ही उनकी धर्मपत्नी ने अंदर आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने पंखुड़ी को देखते ही कहा, बेटी, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, ऐसे कपड़ों में ठंड और बढ़ जाएगी। रुको, मैं तुम्हें सूखी साड़ी देती हूँ। उन्होंने पंखुड़ी को एक सादी किंतु गर्माहट भरी साड़ी दी। पंखुड़ी ने कृतज्ञता से उनका धन्यवाद किया। फिर पंडित जी की पत्नी ने आदित्य की ओर देखा और बोली, बेटा, तुम भीगे रहोगे तो तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। यहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, बदल लो। दोनों को आराम करने के लिए एक अलग कमरा दे दिया गया। जाते जाते पंडित जी की पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो, मैं कुछ गर्म खाने का इंतजाम करती हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही आदित्य ने पंखुड़ी की ओर गहरी नज़र डाली। उसने धीमे स्वर में कहा, जाओ, कपड़े बदल लो, नहीं तो सच में बुखार हो जाएगा। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर बारिश की आवाज़ और मंदिर की घंटियां इस खामोशी को और गहरा बना रही थीं। पंखुड़ी कांपती हुई साड़ी बदलने को बढ़ी और आदित्य खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखने लगा। दोनों के बीच की दूरी अब वक्त की ठंडी हवा और परिस्थिति की गर्मी से पिघलने लगी थी। वन और दोस्तों, यहीं से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आखिर क्या यह अनोखा रिश्ता चार चांद लगाएगा या पंखुड़ी का अगला कदम उनकी दुनिया बदल देगा? आदित्य खिड़की के बाहर बरसते बादलों को देख रहा था। अचानक पीछे से पायल की हल्की सी खनक सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पंखुड़ी बनारसी साड़ी में सामने खड़ी थी। गहरे लाल रंग की उस साड़ी पर सुनहरी जरी का काम और ऊपर से हल्का मगर हैवी दुपट्टा उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। आदित्य की आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गईं। पंखुड़ी ने जब आदित्य की गहरी निगाहें खुद पर टिकी देखीं, तो शर्म से नजरें झुका लीं। धीरे से बोली, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच कहूं तो बदलना चाहिए, पंडित जी की पत्नी ने दिए भी हैं। उसने कपड़े उठाकर टेबल पर रखे और शर्ट की बटन खोलने लगा। पंखुड़ी की नज़र अनजाने में उस पर पड़ गई। जैसे ही उसने आदित्य को शर्ट उतारते देखा, झट से पीछे मुड़ गई। हड़बड़ाकर बोली, आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती, मेरे सामने ही कपड़े बदल रहे हो? आदित्य ने आराम से कुर्ता पहनते हुए कहा, किसी और की बीवी के सामने थोड़ी बदल रहा हूँ, अपनी बीवी के सामने ही तो हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी चुप हो गई। गाल और भी लाल हो उठे। आदित्य ने जल्दी ही कपड़े बदल लिए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आदित्य ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित जी की पत्नी थाली लिए खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जितना बन पाया मैं तुम्हारे लिए ले आई। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़े रईस घराने से हो, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उन्होंने फर्श पर 2 थालियां रखीं। पंखुड़ी तुरंत उनके चरणों में झुक गई और बोली, माँ जी, आपने जो किया हमारे लिए, वो शायद कोई अमीर भी न करता। हमें अपने घर में जगह दी, खाना दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडितानी ने पंखुड़ी को गले से लगाया और स्नेह भरे स्वर में बोलीं, बेटी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारी सूरत जैसी ही मन को छू लेने वाली हैं। अब तुम दोनों चैन से खाओ।
आराम करो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वह चली गई। पंखुड़ी ने दरवाज़ा बंद किया और आदित्य की ओर मुड़कर कहा, चलिए अब खाना खा लेते हैं। दोनों एक पुराने पलंग पर बैठ गए। थाली में सादी रोटियां, एक साधारण सी सब्जी और घर का बना अचार था। साधारण खाने में भी चूल्हे की खुशबू और प्यार भरा स्वाद था। आदित्य और पंखुड़ी ने बड़े चाव से खाया और पहली बार इतने सादे भोजन में संतोष और सुकून पाया। खाने के बाद पंखुड़ी चुपचाप लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। उसे एहसास था आज की रात उसकी जिंदगी की पहली रात थी और आदित्य, वही उसका हमसफर, उसके पास ही सोने वाला था। धीरे धीरे आदित्य भी उसके बगल में लेट गया। पंखुड़ी ने चादर से अपना चेहरा ढक लिया, मगर उसके मन में हलचल और तेज हो गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर पर एक गर्माहट भरा हाथ है। वह झट से सिहर उठी और पास खिसककर आदित्य से लिपटते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। आखिर आज हमारी पहली रात है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वही करना चाहता हूं। उसकी आवाज में प्यार भी था और अधिकार भी। पंखुड़ी उसके शब्द सुनकर और भी लाल हो गई। उसके लिए ये सब नया था, अजनबी सा भी, मगर साथ ही उसे अपने पिया के स्नेह का एहसास भी हुआ। धीरे धीरे दोनों नींद में डूब गए, लेकिन रात के 2 घंटे बाद आदित्य की नींद अचानक टूटी। उसने देखा पंखुड़ी बुरी तरह कांप रही थी और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत उसे उठाकर सीधा बैठाया और उसके हाथ पैर मलने लगा। बार बार माथे और हथेलियों को चूमता, उसके बदन की तपिश कम करने की कोशिश करता, मगर पंखुड़ी का बुखार और बढ़ता जा रहा था। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। आसपास कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ वही और उसकी जान से प्यारी पत्नी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, ये मैं कभी करना नहीं चाहता था, मगर पंखुड़ी की हालत देखकर अब मुझे वही करना पड़ेगा। आदित्य धीरे धीरे पंखुड़ी के पलू साइड करता है, तो फिर वह देखता है कि वह गहरी नेट की ब्लाउज पहनी थी, जैसे कि आपके पूरे सीने का आकार अच्छे से समझ आ रहा था। आदित्य की हालत बहुत खराब हो रही थी। धीरे धीरे अपने होठों को पंखुड़ी के होठों में रख देता है और जैसे ही आदित्य की गर्म होठ पंखुड़ी के होठों से टच होते हैं, सबसे अलग टाइप का करंट महसूस होता है। अपने होठों को मोमेंट करने से रोक ही नहीं पता। कभी भी पंखुड़ी के ऊपर के होठों को किस और बाइट, और कभी पंखुड़ी के नीचे होठों को किस करता। पंखुड़ी भी पूरी तरीके से बेहोशी में नहीं थी। पंखुड़ी को ऐसा लगा कि उसके शरीर में कुछ ठंडा महसूस हुआ तो उसे अजीब सा आनंद महसूस हुआ और वह भी उसे किस को एंजॉय करने लगी और अपने एक हाथ को घिरे से आदित्य के बालों में ले गए और उसे सहलाने लगी और अपनी और मुंह को फोर्सली पुश करने लगी। आदित्य ने अपने हाथ को धीरे धीरे पंखुड़ी के बदन को सहलाने लगा। धीरे धीरे उसकी साड़ी पूरी निकल गई, जिसका अंदाजा पंखुड़ी को भी नहीं लगा। आदित्य अब किस ब्रेक करता है। वह देखता है कि पंखुड़ी गहरी गहरी सांस ले रही है। फिर वो अपने होठों को पंखुड़ी के गले में ले जाता है और उसे लगातार वेट किस करने लगता है। पंखुड़ी का पूरा गला गिला हो गया था। अपने हाथ से पंखुड़ी के सीने को सहलाता है। धीरे धीरे वो सीने के सारे पर्दों को हटा देता है, फिर अपने हाथों से उसे महसूस करता है और उसे महसूस करके आपसे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। अपने ताकत से लगता वह जोर जोर से दबाने लगता है। पंखुड़ी की आहें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, जैसे उसे भी आनंद का अनुभव हो रहा है। आदित्य अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और पंखुड़ी के आहें और तेज हो जाती है। फिर आदित्य धीरे से अपने होठों को पंखुड़ी के पेट में रखता है, फिर उसके पेट में किस बाइट करने लगता है। आदित्य धीरे से उसकी पेटीकोट को भी निकाल देता है और अपने हाथ से पंखुड़ी की थाई को सहलाने लगता है। थाई को किस करने के बाद पंखुड़ी की तरफ देखा है। आदित्य अपने होठों को पंखुड़ी के होठों में रखता है और उसे लगातार किस करने लगता है और फिर कहता है, तुम रेडी हो ना? पंखुड़ी पूरी तरीके से बेहोशी में नहीं थी और उसे हाँ बोल देती है और फिर आदित्य धीरे से पंखुड़ी के अंदर इंटर होता है। पंखुड़ी की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम होने के कारण फिर आदित्य थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। कुछ देर बाद पंखुड़ी को राहत मिलती है, तो फिर वो अपने मूवमेंट को तेज कर देता है और अपनी पूरी ताकत से इंटिमेसी करने लगता है। पता नहीं किस पहल दोनों की यह प्यार रुक, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और दोस्तों, यहीं पर कहानी और भी रहस्यमयी मोड़ लेती है। आदित्य अपनी पत्नी को बचाने के लिए जो कदम उठाएगा, क्या ये रात उनके रिश्ते की नई शुरुआत बनेगी या किसी नई परीक्षा की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए
क्रूल बिलियनर लव इनोसेंट गर्ल के अगले चैप्टर में। दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे नई कहानियाँ लिखने की ताकत देता है दिल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो जल्द ही और भी धमाकेदार लेकर आऊँगी वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। गुलाब। जय हिंद। रीजन लेटर आई रीजन। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है, रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं, खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में